हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th हिंदी के 200 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। और 17 तारीख यानी कि कल के दिन जो आप लोग का हिंदी का एग्जाम होने वाला है, उसमें सभी के सभी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखिए। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है। तो ये चैप्टर आपके हिंदी के चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। और आप लोग याद रखिएगा कि मानव मुक्ति का पुरोधा भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि ये रुचि पे आधारित नहीं होता है। तो रुचि पे आधारित नहीं होने के कारण ये क्या है, स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है, इसके लेखक है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण आप लोग याद रखिएगा, जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला छठा नंबर क्वेश्चन आप लोगों से दिया गया है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता आप लोग याद रखिएगा, श्रम विभाजन है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक सभ्य समाज को श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों मानता है। तो आधुनिक सभ्य समाज जो है वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो आप लोग याद रखिएगा, कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि अंबेडकर का जो जन्म है ये दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा कि लेखक भीमराव अंबेडकर को इस युग में जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे उनके माता का नाम भीमाबाई था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भाईचित्र पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भाईचित्र पर आधारित होगा, ये ऐसा किसने कहा था। तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए आप लोगों से 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर जो थे इनका जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु हुई थी 1956 ईस्वी में और दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म महू में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, 15 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पूछा गया है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। ऑप्शन नंबर डी
करेक्ट आंसर होगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि लाहौर में जाति प्रथा उन्मूलन भाषण कब हुआ था। तो लाहौर में जाति प्रथा उन्मूलन भाषण 1942 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संपादित अंश है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है ये कहां से लिया गया है, तो एनहेंसल ऑफ कास्ट से लिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 21 नंबर क्वेश्चन कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो क्या है, एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 22 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बाबा साहेब अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए आप लोगों से 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध भी देती है। यह प्रस्तुत पाठ के गद्यांश के लेखक कौन है। तो इसके लेखक आप लोग याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो डॉक्टर अंबेडकर थे वो उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ पे गए थे, न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला आप लोगों से 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो आप लोग याद रखिएगा कि द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे और हु आर सुधराज, ये सभी के सभी पुस्तकें जो है ये डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 27 नंबर पूछा गया है कि अंबेडकर के भाषण एनहेंसल ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया। तो एनहेंसल ऑफ कास्ट जो डॉक्टर अंबेडकर का भाषण है इसको हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया था, तो ललई सिंह यादव ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला आप लोगों से 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो आधुनिक सभ्य समाज जो है ये कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि मूक नायक क्या है। तो मूक नायक आप लोग याद रखिएगा पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 31 नंबर कि डॉट 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 पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। तो जाति प्रथा क्या करती है, पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 32 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म किन की रचना है। तो ये भी भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर ने किस पाठ की रचना की है। तो भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ को लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 34 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। तो डॉक्टर अंबेडकर ने आप लोग याद रखिएगा 1918 में पीएचडी की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो जाति प्रथा अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो विष के दांत ये आपका चैप्टर 2 है और इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 37 नंबर क्वेश्चन कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म आप लोग याद रखिएगा बदरघाट पटना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म आप लोग याद रखिएगा 18 फरवरी
1916 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि नरेंद्र विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। तो नरेंद्र विलोचन शर्मा की मृत्यु आप लोग याद रखिएगा 16 सितंबर 1961 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि नरेंद्र विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। तो नरेंद्र विलोचन शर्मा जो थे इनके पिता का नाम क्या था, आप लोग याद रखिएगा पंडित रामा अवतार शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 41 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है नरेंद्र विलोचन शर्मा के पिता का नाम, माता का नाम क्या था। तो नरेंद्र विलोचन शर्मा के माता का नाम आप लोग याद रखिएगा ये क्या था। तो इनकी माता का नाम था रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो जो सेन साहब थे इनके कितनी लड़कियां थी। तो इनकी 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 43 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि खोखा खोखी, यहाँ पे खोखी होगा तो खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो खोखा खोखी आप लोग याद रखिएगा बांग्ला भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही। तो आप लोग याद रखिएगा ये जो पंक्ति है ये किसने कही थी, सेन साहब ने कही थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सोफर शब्द का अर्थ आप लोग याद रखिएगा ड्राइवर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि गिरधर लाल कौन था। तो गिरधर लाल आप लोग याद रखिएगा ये मदन का पिता था। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था। तो मदन जो था वो अक्सर अपने पिता के हाथों मार खाते रहता था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। तो सेन साहब की जो 5 लड़कियां थी वो सभी की सभी सुशील थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मदन की उम्र क्या थी। तो मदन की उम्र आप लोग याद रखिएगा क्या थी, 5 से 6 साल थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में काम करते थे। तो गिरधर लाल जो थे वो किसके फैक्ट्री में काम करते थे। तो सेन साहब की फैक्ट्री में काम करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए। तो सेन साहब जो थे ये पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 52 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मदन किसका पुत्र था। तो मदन किसका पुत्र था, ये गिरधर लाल का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मदन कासू के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। सॉरी, यहाँ पे जो कासू है ये मदन के साथ किस खेल में शरीक यानी कि शामिल होना चाहता था। तो जो कासू था वो मदन के साथ लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 54 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि खोखा किसका नाम था। तो खोखा जो था ये कासू का नाम था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि खोखा के दांत किसने तोड़े। तो खोखा के दांत किसने तोड़े थे, तो मदन ने तोड़े थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मदन ने कासू यानी कि खोखा के कितने दांत तोड़े थे। तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए आप लोगों से 57 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की कार का रंग क्या था। तो सेन साहब की जो कार थी उसका रंग क्या था, काला रंग था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 58 नंबर पूछा गया है कि सेन साहब की कार की कीमत क्या थी। तो सेन साहब की कार की कीमत आप लोग याद रखिएगा 7,500 थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। तो सेन साहब की आंखों का तारा उनका पुत्र यानी कि खोखा था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सेन साहब को किस पर नाज था। तो सेन साहब को खोखा पर नाज था यानी कि अपने बेटे पर नाज था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो जो सेन साहब की मोटर कार थी उसको खोखा से खतरा हो सकता था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है
कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था सेन साहब ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती ये पांचों किसकी बहनें थी? तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली जो थी ये पांचों सेन साहब की बेटियां थी, यानी कि खोखा की बहनें थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाला उनकी मदद करने अपने ही खिलाफ करते हैं, यह पाठ किस पंक्ति की है? तो यह जो पंक्ति है यह किस पाठ की है? तो आप लोग याद रखिएगा, ये बिस के दांत पाठ की है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बिस की दांत पाठ की विद्या क्या है? तो बिस की दांत की पाठ की विद्या क्या है? तो कहानी है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? तो भारत से हम क्या सीखे इसके लेखक कौन है? मैक्स मूलर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत से हम क्या सीखे क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे यह एक प्रकार का भाषण है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन जो है वो गाँव में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेटो और कांत थे, तो प्लेटो और कांट क्या थे? तो ये महान दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हितोपदेश का जर्मन में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? तो हितोपदेश का जर्मन में अनुवाद आप लोग याद रखिएगा मैक्स मूलर ने प्रकाशित करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक की अनुवाद जर्मनी भाषा में किया? तो मैक्स मूलर ने कालिदास की जो मेघदूत पुस्तक थी इसका अनुवाद जर्मनी भाषा में किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया था? तो मेघदूत जो पुस्तक थी इसका जर्मनी में अनुवाद किसने किया था? मैक्स मूलर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि दारिश नामक सोने से भरा घड़ा किसे मिला था? तो दारिश नामक सोने से भरा जो घड़ा था यह किसको मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला देखिए 74 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कौन प्राचीनतम भाषा है, यानी कि कौन पुरानी भाषा है? तो सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? तो जो मैक्स मूलर थे इनके पिता का नाम क्या था? विल्हेम मूलर था। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपिंजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था? तो मैक्स मूलर आप लोग याद रखिएगा कि मात्र और मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही लिपिंजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन यानी कि संस्कृत को पढ़ना शुरू कर दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती मैक्स मूलर को कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा जो है वो अपने भारत देश की जाति है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला आपको 82 नंबर क्वेश्चन है कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्के कहाँ मिला था? तो 172 जो दारिश नामक सोने के सिक्के थे ये कहाँ पे मिला था? वाराणसी में मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की? तो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया जो थे उन्होंने नाइट की उपाधि किसको दी थी? तो मैक्स मूलर को दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने
कहा? तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था किसने? स्वामी दयानंद ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि दारिश क्या है? तो दारिश आप लोग याद रखिएगा सोने के सिक्के हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटो का संबंध किस देश से था? तो जो प्लेटो थे इनका संबंध आप लोग याद रखिएगा यूनान देश से था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो जो नाखून है इसका इतिहास कहाँ पे मिलता है? तो कामसूत्र जो पुस्तक है इसमें मिलता है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अल्ककत का अर्थ क्या होता है? तो अल्ककत का अर्थ होता है आलता। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था आप लोग याद रखिएगा कालिदास ने। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि जो द्विवेदी जी लेखक है उन्होंने निर्लज अपराधी किसको कहा था? तो नाखून को कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दधीची की हड्डी से क्या बना है? तो जो मुनि दधीची थे उनकी हड्डी से क्या बना था? तो आप लोग याद रखिएगा इंद्र का वज्र बना था, जो कि इंद्र का हथियार है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है? तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस पाठ को लिखा है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ को लिखा है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि ललित निबंध कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये एक प्रकार का ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी है? तो आलोक पर्व जो शीर्षक निबंध की संग्रह है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म आप लोग याद रखिएगा 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि नख यानी कि नाखून किसका प्रतीक है? तो नाखून आप लोग याद रखिएगा ये पशुता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अशोक के फूल किसकी रचना है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि अशोक के फूल जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो नखदर मनुष्य जो है वो आज एटम बम पर भरोसा कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र आप लोग याद रखिएगा ये किसकी रचना है? तो ये वात्स्यायन की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियां आप लोग याद रखिएगा अनजान स्मृतियों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे मानी है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज मानी है प्रेम को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा कि गौड़ देश के जो लोग थे वो बड़े बड़े नख यानी कि बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पुराने का मुंह सब वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये आप लोग याद रखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अन्नाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक की किस कृति की है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि अन्नाम दास का पोथा किसने लिखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। इसके अलावा अशोक के फूल भी आप लोग याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला आप लोगों से 104 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि महाभारत क्या है? तो महाभारत आप लोग याद रखिएगा यह पुराण है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आप लोगों से 105 नंबर पूछा गया है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। तो प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र आप लोग याद रखिएगा नाखून था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। तो मराठी भाषा की लिपि आप लोग याद रखिएगा देवनागरी लिपि है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो है ये कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से है कि केरल के शासकों द्वारा सिक्के पर वीर के लस्से शब्द किस लिपि में लिखी गई थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा नागरी लिपि में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो है इसके लेखक कौन है गुणाकर मूले जी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि हिंदी लिखी जाती है। तो हिंदी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में थी। तो विजयनगर के जो शासक थे इनके लेख किस लिपि में थी आप लोग याद रखिएगा ये नागरी लिपि में थी। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था। तो गुणाकर मूले जो थे इनका जन्म 1935 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे। तो परमार शासक राजा भोज जो थे ये कहाँ के रहने वाले थे। तो ये आप लोग याद रखिएगा ये कन्नौज के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। तो भारतीय लिपियों की कहानी जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो गुणाकर मूले के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इस्लामी शासन का आरंभ काल क्या है। तो इस्लामी शासन का आरंभ काल 12वीं सदी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई थी। तो गुणाकर मूले की मृत्यु आप लोग याद रखिएगा 2005 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख आप लोग याद रखिएगा दक्षिण भारत से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है। अच्छा क्वेश्चन है आप लोग याद रखिएगा कि बेतमा दान पत्र जो है ये 1020 ईस्वी का माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलती है। तो उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख आप लोग याद रखिएगा 8वीं सदी से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निबंध के लेखक कौन है। तो निबंध के लेखक आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे गुणाकर मूले है। बाकी पंत जी कविता के लेखक है। प्रसाद जी क्या है तो ये भी कविता के लेखक है। और अमरकांत क्या है तो ये कहानी के लेखक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि तमिल मलयालम तेलुगु भाषाएं हैं। तो ये जो भाषाएं हैं तमिल मलयालम और तेलुगु ये कहाँ की भाषाएं हैं। तो ये दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रामायण की रचना किस भाषा में है। तो रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो है ये आप लोग याद रखिएगा ये क्या है तो एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि दोहा कोश किसकी रचना है। तो दोहा कोश आप लोग याद रखिएगा ये सहरपाद की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी के आदि कवि कौन है। तो हिंदी के आदि कवि सहरपाद माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो बहादुर शीर्षक पाठ जो है इसके लेखक अमरकांत है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर
होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। तो लेखक की पत्नी के जो रिश्तेदार थे वो लेखक के यहाँ रविवार के दिन आए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बहादुर कितने वर्ष का था। तो बहादुर आप लोग याद रखिएगा ये कितने वर्ष का था, तो 10-11 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि लेखक को क्या कहकर संबोधित, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। तो जो बहादुर था वो लेखक को क्या कहता था, बाबूजी कहता था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंदगी और जोक किसकी रचना है। तो जिंदगी और जोक आप लोग याद रखिएगा अमरकांत की एक फेमस रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था। तो बहादुर जो था वो नेपाली लड़का था, यानी कि नेपाल का रहने वाला, तो वो नेपाल से भाग करके आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कहानी के लड़के का नाम क्या था, सॉरी कहानीकार के लड़के का नाम क्या था। तो कहानीकार के लड़के का नाम किशोर था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्मला कौन थी। तो निर्मला आप लोग याद रखिएगा ये कहानीकार यानी कि लेखक की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छुपा रहा। तो माँ के डर से लड़का जो था वो रात भर जंगलों में छुपा रहा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मौत का नगर किसकी रचना है। तो मौत का नगर भी आप लोग याद रखिएगा अमरकांत जी का रचना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो बहादुर अपने घर से अपनी माँ की मार के कारण भाग गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था। तो अपने रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था। तो कहानीकार के रिश्तेदार ने रचा था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमरकांत का जन्म आप लोग याद रखिएगा बलिया उत्तर प्रदेश हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी। तो निर्मला जो थी वो आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर कौन था। तो बहादुर जो था वो नौकर था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। तो रिश्तेदार की पत्नी के आप लोग याद रखिएगा 11 रुपए खो गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई। तो बहादुर से मार खाकर के भैंस जो थी वो भाग करके माँ के पास चली आई थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो बहादुर का जो बाप था ये युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। तो सूखा पत्ता आप लोग याद रखिएगा अमरकांत की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो बहादुर शीर्षक पाठ के जो लेखक हैं इसके बड़े लड़के का नाम किशोर था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। तो बहादुर शीर्षक पाठ में आप लोग याद रखिएगा किसकी कहानी है, नेपाली गवाई गोरखे की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर को लेकर के कौन आया था। तो बहादुर को लेकर के लेखक का साला आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कहानी कौन है। तो इन चारों में अगर आप लोग देखोगे तो बहादुर एक प्रकार का कहानी है, बाकी इनमें से कोई कहानी नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर पैसा चुराने का आरोप लगाया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अमरकांत की लिखित कहानी है। तो अमरकांत द्वारा लिखित कहानी कौन सी है, बहादुर है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका मन माँ से फट गया। तो आप लोग, और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। तो बहादुर जो था उसका मन अपने माँ से फट गया और माँ के डर से वो रात भर जंगल में छुपा रहा। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म आप लोग याद रखिएगा ये हुआ था 1469 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है।
तो बड़े भाई आप लोग याद रखिएगा, ये रामविलास शर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो आप लोग याद रखिएगा कि रामविलास शर्मा थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? तो आप लोग याद रखिएगा कि साहित्य जो है वो मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वह विचारधारा जो चेतना या भाव के मूल को पदार्थ मानती हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग समाजवाद कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जारशाही में थी, तो जारशाही जो थी ये कहाँ पे थी? तो ये आप लोग याद रखिएगा सोवियत रूस में थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एथेंस किस महादेश में है? तो एथेंस आप लोग याद रखिएगा यूरोप महादेश में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो ये आप लोग याद रखिएगा रामविलास शर्मा की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कैसा है? तो मनुष्य और परिस्थिति का संबंध द्वंद्वात्मक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो साहित्य की परंपरा का जो पूर्ण ज्ञान है ये आप लोग याद रखिएगा समाजवादी व्यवस्था में संभव है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो लेखक रामविलास शर्मा जो थे इनका जन्म हुआ था ऊंचगांव सानी में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? तो सारे यूरोप के जो लोग थे वो आप लोग याद रखिएगा एथेंस की सभ्यता से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कि दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य बहुत ही अधम होता है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसका सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? जो आप लोग याद रखिएगा जो लकीर का फकीर न होकर के क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे उसके लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, यह किस निबंध की पंक्ति है? तो याद रखिएगा कि ये जो पंक्ति है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आप लोग याद रखिएगा निबंध से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि लेखक रामविलास शर्मा का गांव का नाम क्या है? तो लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम ऊंचगांव सानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ जो है इस साहित्य की कौन सी विद्या है? तो निबंध है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आदिम जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है अति प्राचीन यानी कि बहुत पुराना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? तो हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता आप लोग याद रखिएगा ये क्या है? तो ये समाजवादी संस्कृति है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ पे हुई थी? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु आप लोग याद रखिएगा ये कब हुई थी? तो 2002 में हुई थी और कानपुर में हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेमचंद्र और उसका युग किनकी रचना है? तो ये भी डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? तो निराला की जो साहित्य साधना है ये 5 खंडों में रचित है। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना क्रमशः क्या है? तो व्यास जी ने आप लोग याद रखिएगा महाभारत लिखा है और वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि जारशाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा टॉल्स्टॉय काफी लोकप्रिय थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि राम नाम बिनु जागी जामा यह पंक्ति किनकी है? तो यह पंक्ति गुरु नानक की है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? तो गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से कि
बानी कब विष के समान हो जाती है, तो बानी राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि नानका साहब कहाँ स्थित है, तो नानका साहब पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी लाहौर में। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, तो गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कहते हुए नानक ने अपने प्राण त्याग दिए, तो राम राम कहते हुए नानक ने अपने प्राण त्याग दिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, तो आप लोग याद रखिएगा कि गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सुजान खान किसकी भक्ति का वर्णन करते हैं, तो सुजान खान जो थे वो कृष्ण भक्त कवि थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कबीरस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो कबीरस खान जो थे वो आप लोग याद रखिएगा लोधी राजवंश में उत्पन्न हुए थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था, तो रसखान के रचना काल के समय आप लोग याद रखिएगा जहांगीर का राज्यकाल था। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किसने कहा था इस मुसलमान पे कोटि हिंदू बढ़िए, तो आप लोग याद रखिएगा ऐसा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे, तो रसखान दिल्ली के बाद ब्रजभूमि चले गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है, तो पाठ में चित्तचोर कहा गया है कृष्ण को, और किसने कहा है, तो लेखक रसखान ने किया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मालिन किसे कहा गया है, तो माली ये कहा गया है राधा कृष्ण को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे, तो रसखान जो थे वो सवैया छंद में सिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कवि रसखान किसके परम भक्त थे, तो कवि रसखान जो थे वो कृष्ण के परम भक्त थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मगम्मा क्या बेचती थी, तो मगम्मा जो थी वो दही बेचा करती थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है, तो दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार श्रीनिवास है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगू जन्म से ही क्या थी, तो मंगू जन्म से ही पागल थी और गूंगी थी, यानी कि ए और बी दोनों राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, तो एस रंगराजन आप लोग याद रखिएगा ये 7 कौड़ी होता का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है जो कि आखिरी क्वेश्चन है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो पपाती जो थी वो तेज बुखार के कारण बेहोश पड़ी थी। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।